Welcome back to our channel Commerce Education Center। तो इन दिस वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 11 2023 का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी ना करके अब हम मॉडल पेपर्स को टारगेट करेंगे। और मॉडल पेपर्स को टारगेट करने का क्या मतलब होता है कि जितने भी मॉडल पेपर्स है इस ईयर के, जितने भी मॉडल पेपर्स है सबको हम पहले डिटेल वाइज डिस्कशन कर लेंगे। फिर जैसा कि मनोज सर ने बताया है कि 5 साल के प्रीवियस पेपर्स को हम लोग हिट करेंगे। ठीक है, पहले ये मॉडल पेपर को हम लोग हिट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट्स का मॉडल पेपर डिस्कशन हुआ था, और इस वाले मॉडल पेपर में आपको बिजनेस स्टडीज का मॉडल पेपर डिस्कस होने जा। तो वीडियो को लेट ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन कर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नहीं है इनमें से। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जिससे हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं कोई ना कोई काम करके। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो मनी जनरेट होता है, मनी जनरेट होगा तो लाइवलीहुड अर्न होगा ही। तो इसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो ये आएगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, इससे भी पैसा जनरेट ही होगा। प्रोफेशनल सर्विसेज, डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो तो पैसा के लिए ही कर रहे हो। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, ना कोई टर्म्स ऑफ मनी जनरेट होता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसका राइट आंसर ये। सेकंड वन, बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। हु सेड दिस आउट ऑफ द फॉलोइंग? तो एक हमारे महान इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है व्हीलर, इकोनॉमिस्ट एज वेल एज फिलोसफर। ओके। थर्ड वन इज बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। ये मैंने उस वाले वीडियो में आपको कराया है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस मिल रहा है। बिजनेस रिस्क इज नॉट एक्ट, किसके वजह से बिजनेस रिस्क नहीं होता है? तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, गुड मैनेजमेंट की वजह से, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी की वजह से, या पावर ऑफ फेलियर। तो पता ही है गुड मैनेजमेंट से ये तो बिजनेस रिस्क कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए गुड मैनेजमेंट इसका राइट आंसर होगा। ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। क्यों क्यों पार्ट ऑफ बिजनेस है? क्योंकि कॉमर्स ही बिजनेस का स्कोप बनता है, बिजनेस को वाइडर सेंस में लेके जाता है, एग्रीगेटली देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनिंग इज ए, माइनिंग इज ए और एन जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इस माइनिंग कहाँ पे होता है? तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में होता है। क्यों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में होता है? क्योंकि उसमें हम जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री वाले पार्ट में आपको इसका बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? Which of the following is manufacturing industry? Construction of building, construction of bridges, manufacture of sugars और construction of roads। मैन्युफैक्चरिंग जो बनाती है, वैसी इंडस्ट्री जो कुछ ना कुछ बना रही है। क्या बना रही है? शुगर बना रही है, रोड बना रही है, कि ब्रिजेस बना रही है, कि बिल्डिंग्स बना रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है और कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये तीन ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इज द राइट आंसर। ओके। तो नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इन द हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किसका? कर्ता का। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आखिर होता क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर
जो कर्ता होता है, कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, कर्ता हेड होता है फैमिली का, ठीक है। तो उसका जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा बर्डन होता है, ठीक है। और कर्ता के बाद बिजनेस को कौन हैंडओवर करता है, कौन हैंडओवर लेता है? तो वो होते हैं को पार्टनर्स। इनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बट कर्ता का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं, 10th में हम लोग पढ़ा है स्वयं सहायता समूह, ठीक है। इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है जो मेंबर्स के हेल्प के लिए बनाया जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी है, ठीक है। इसका राइट आंसर कंपलसरी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एक साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू सोसाइटी। मतलब ऐसा बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन समाज का अधिकतम हित कर सकता है। मतलब अधिकतम हित का क्या मतलब हो गया? मतलब अधिक वेलफेयर, अधिक वेलफेयर कौन कर सकता है? ये बिजनेस में सक्सेस अगर हो रहा है तो वो कर सकता है क्या? या लॉ एंड रेगुलेशंस, कानून या अधिनियम, या एथिक्स, या प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जब आपके पास एक नैतिक मूल्य होगा, अगर आपके पास एक अच्छा टोन होगा, एक अच्छा गुड मैनर्स होगा, गुड एटिकेट्स होगा, तभी आप बिजनेस में अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। और बिजनेस में सरवाइव करने के साथ साथ आप सोसाइटी को अच्छा इम्पैक्ट दे पाएंगे, सोसाइटी में एक असर छोड़ पाएंगे। तो कैसे असर छोड़ पाएंगे? थ्रू योर गुड वॉइस, ओके, थ्रू योर गुड नेचर, थ्रू योर हम्बल वर्क। Ethics is the right answer. Now 10th one, that an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। क्वेश्चन कह रहा है एक उद्यम को एक अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए या किसके प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण है? सेल्फ, गवर्नमेंट, कंज्यूमर या कम्युनिटी। तो देखिए, एक इंटरप्राइजेस को हम एक गुड सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कब ट्रीट हो सकता है? तो वो जब एक कम्युनिटी बनेगा तब, ठीक है। 11th नंबर में देखिए, नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, ये किससे रिलेटेड है? इन्हेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाई क्वालिटी सर्विसेज, नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। अब आउटसोर्सिंग क्या होता है आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग में जब हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं प्राइवेटली, तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। तो आउटसोर्सिंग में हम मैन पावर को इकट्ठा करते हैं और एक्स्ट्रा प्राइवेटली, ठीक है। तो इन्हेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हाई क्वालिटी सर्विसेज, नीड ऑफ प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर अ रिस्की बिजनेस? ऑप्शंस है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर बिजनेस का अलग अलग जरिया होता है, अलग अलग वे होता है बिजनेस को करने का। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक होता है कंपनी। तो सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब आप एकाकी व्यापार करते हैं, जब आप खुद बिजनेस करते हैं, तो उसमें रिस्क होना बहुत होता है। क्योंकि रिस्क इसलिए होता है क्योंकि सिंगल ओनर आप होते हैं, सिंगल कंट्रोलर आप होते हैं, सिंगल ऑर्गेनाइजर आप होते हैं। तो रिस्क ऑब्वियस है बात है, अगर आप अकेले करेंगे तो रिस्क आपको ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, ओके। तो अब लोग 13th नंबर करते हैं। 13th नंबर में है, इन अ प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑडिट इज। प्राइवेट इंटरप्राइजेज में ऑडिट क्या करना जरूरी होता है? ऑडिट मतलब क्या हो गया? आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस देयर इज एन ऑडिट प्रोसेस। जब हम उस अकाउंटिंग को चेक करते हैं तो उसको हम ऑडिट प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें अननेसेसरी हो, क्योंकि एक प्राइवेट इंटरप्राइज तो उसमें जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, ओनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इज। ओनर कौन होता है पब्लिक इंटरप्राइजेस का?
तो ऑप्शंस दे रखे हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली और गवर्नमेंट, और क्या दे रखा है फॉरेन कंपनी और प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए, पब्लिक से रिलेटेड है तो इसका राइट आंसर आपका होगा गवर्नमेंट। 15th नंबर में है फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का फ्यूचर कैसा है, तो वो ब्राइट है, डार्क है, नॉर्मल है, क्या ऑल ऑफ द अबव है? डार्क तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हमारे इंडिया में वो ग्रो पोजीशन मतलब ग्रोथ ले रहा है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका राइट आंसर राइट होगा। ओके, अब हम लोग 16, 17, 18 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी। कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा आपको कि कंपनी क्या होता है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी आखिर होता क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a perpetual succession, common seal and a separate legal entity। ठीक है, और कंपनी जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम नंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली नो वोटिंग राइट्स, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, फुल वोटिंग राइट्स या नन ऑफ द अबव। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक और होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बट इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जो होल्ड करते हैं शेयर, टाइप ऑफ शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को अगर होल्ड करना होता है तो उनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो ये लोग का जो होता है, ये लोग को कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता, देयर आर नो वोटिंग राइट्स। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। तो हम क्या कहेंगे कि जो कंपनी की पूंजी विभिन्न हिस्सों में विभाजित है, प्रत्येक हिस्सा डैश कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, या क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग जब भी कैपिटल को स्मॉल पोर्शन में आप बांटते हैं तो उसको हम लोग शेयर कहते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर। तो इजी। तो 19 नंबर में देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या नन ऑफ दिस। आईएफसी क्या है? ये एक कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डिपार्टमेंटल, क्या है, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, और क्या है, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पब्लिक कॉरपोरेशन। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, 2021। स्लाइड थोड़ा ठीक से आया नहीं है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो डोंट टेक इट। नाउ क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी का आखिर स्कोप क्या हो सकता है? मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप हो सकता है लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल या नन ऑफ दिस। तो जब भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात कहेगी तो वहाँ पर जो स्कोप होगा वो इंटरनेशनल होगा, क्योंकि उसको हम वर्ल्ड से जोड़ देते हैं, और वर्ल्ड से जोड़ने का मतलब है कि वो ग्रोथ लेगा, तो वो एंटायर द नेशन नहीं, मतलब आउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो लेगा पूरा। ठीक है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सी नंबर इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल। ओके, अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21, 22, 23 और 24, 25 एक साथ करेंगे। स्लाइड पूरा आ नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या ऑल ऑफ दिस। देखिए, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो करेंट अकाउंट होल्ड करता है, क्योंकि बिजनेस में करेंट अकाउंट का ज़रूरत होता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे पैसों को निकालना,
जमा करना, ऐसा प्रोसेस चलते रहता है। में इंटरेस्ट ना देना पड़े इसलिए वो करंट अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में कौन कौन से आ सकते हैं ऑप्शंस? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम हो गया। थर्ड इज डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द। ये तो सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। अग्नि बीमा की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो आप जान रहे हैं, यहाँ पर एक इंश्योरर होता है। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आप प्रोटेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपको फायर से कहीं पे भी कुछ हानि होता है तो अगर आप फायर इंश्योरेंस लेंगे तो उसका जो पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। उसका जो फायर इंश्योरेंस का पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंश्योरेंस का बताइए। तो प्रॉफिट अर्निंग, इंडेमिनिटी, इन्वेस्टमेंट या नन ऑफ द अबव। तो हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? कोई भी अगर नुकसान हो, कोई भी अगर क्षति हो तो उसको हम कवर कर सके, तो वो इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया 1911, 1972, 1975 या 1986। स्पीड पोस्ट सर्विसेज आखिर होता क्या? व्हाट इज स्पीड पोस्ट सर्विसेज? एक ऐसा सर्विस जिसमें आप सारा चीज स्पीड या फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं अपने पोस्ट को, जो आपने पोस्ट करा है उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है, किस जगह पे है, उसका आप रिपोर्ट देख सकते हैं। स्पीड पोस्ट सर्विसेज हमारे इंडिया में 1986 से ही स्टार्ट हो गए। भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है, इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, लाइब्रेरी में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, बैंक्स में भी होता है और ऑल ऑफ द अबव, सारे में होगा। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय वेयर हाउस। वेयर हाउस आप जान रहे हैं वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस मतलब होता है कि जब आप एक ऐसा हाउस बनाते हैं जहां पर आप अपने गुड्स को रख सकते हैं, तो हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। जहां पर आप स्टॉक क्रिएट करके अपना अपने गुड्स का रख सकते हैं, उसको हम वेयर हाउस कहते हैं। ऑप्शंस है प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी और सर्विस यूटिलिटी। कैसे? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन। तो इसमें हम कौन सा टाइप ऑफ यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? समय की उपयोगिता। ठीक है, दैट वन इज टाइम यूटिलिटी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि द वेयर हाउस वेयर हाईली पेरिशेबल गुड्स आर केप्ट सेफली। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो एप्पल है वो एप्पल आपको 12 महीने अवेलेबल होता है, 12 महीने अवेलेबल होता है, या ऐसा भी कोई गुड्स होता है जो 12 मंथ्स अवेलेबल होता है। वो कैसे हो पाता है? 12 मंथ्स अवेलेबल तब हो पाता है जब हमारे पास एक वेयर हाउस है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पर कुछ कुछ गुड्स को हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि उसे हम 12 मंथ्स यूज कर सके। विद इन अ ईयर वी हैव टू यूज दैट गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर ओनर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो मालिक होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पेड ऑन डिबेंचर। डिबेंचर पे करने पे हमको क्या मिलता है? तो हमको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, फाइनेंस रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज। जो भी फाइनेंस हम रिसीव करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। कोई भी फाइनेंस अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। ओके,
32 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में क्या जरूरी है? लार्ज स्केल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, कंपनीज या नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायक है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि बिजनेस अगर छोटा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं स्मॉल बिजनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री का क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकता? ओल्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सन, इनएडिक्वेट फाइनेंस। लोकल डिमांड नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकल डिमांड। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है रिटेलर सेल्स गुड्स टू। रिटेलर किसको बेचता है? हम लोग को, कस्टमर्स को बेचता है, तो कंज्यूमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ये 34 तो हो गया, अब 35 है। सुपर बाजार्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, मल्टीपल शॉप्स या नन ऑफ द अबव। सुपर बाजार किसका एग्जाम्पल है? डिपार्टमेंटल स्टोर का, मेल ऑर्डर बिजनेस का, मल्टीपल शॉप का या नन ऑफ द अबव का। इसका राइट आंसर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स का एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। सुपर बाजार जाएंगे तो आपको कॉस्मेटिक मिलेगा, फिर इसके बाद फुटवेयर मिलेगा, फिर इसके बाद वेस्टर्न वेयर मिलेगा, बहुत सारा टाइप्स ऑफ स्टोर्स को मिलाकर हम लोग एक जगह जो रखते हैं उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स वेयर ओरिजिनेटेड। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया है वो कहाँ से आया है? वो फ्रांस से आया है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स को ओरिजिन है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को क्रिएट करा है उन्होंने, ठीक है, तो उसका राइट आंसर फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेट्स रिसीप्ट इज इशूड बाय। कप्तान की रसीद निर्गत करता है मर्चेंट नेवी। आप मर्चेंट नेवी के बारे में तो जानते ही होंगे, जहां पर शिप के द्वारा हम गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेके जाते हैं, ठीक है, पोर्ट करते हैं। तो जब कोई भी सामान अगर वो लोड होता है शिप पे तो वहाँ पर एक रिसिप्ट दिया जाता है, उस रिसिप्ट को हम लोग मेट रिसिप्ट कहते हैं। और वो मेट रिसिप्ट कौन इशू करता है? कैप्टन ऑफ द शिप। शिप का जो मेन आदमी होता है, जो मेन हेड होता है, वो होता है कैप्टन। ओके, राइट आंसर कैप्टन ऑफ द शिप होगा। 38 नंबर, एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम। एक्सपोर्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि निर्यात दो तरीके का चीज होता है, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है क्या है और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट मतलब हम बाहर से सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब अपना देश का सामान हम बाहर देश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब ये होता है। तो ऑप्शंस है बाय बिल ऑफ लैडिंग, बाय इंडेंट, बाय चार्टर्स पार्टी, बाय चार्टर्स पार्टी, बाय मेट्स रिसीव्ड। हिंदी में देख लीजिए, जहाजी बिल्टी से, इंडेंट से, चार्टर पार्टी से और कप्तान की रसीद से। तो देखिए यहाँ पर इंडेंट जो है ना, वो इंडेंट से ही एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, 39 नंबर देखिए, व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स द एक्सपोर्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी। क्या होगा जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से? तो कंडीशन क्या बनेगा? फेवरेबल बनेगा। क्या बनेगा? फेवरेबल बनेगा। एक इंपोर्ट मतलब आप जान रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, बाहर देश से सामान मंगा रहे हैं और अपना देश का सामान हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन अनुकूल होगा, फेवरेबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड। वर्ल्ड बैंक कब बना था? ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बना था 1944 को।
वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 को, जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक बना। बैंक तो आप जान ही रहे हैं, एक ऐसा जगह जहां पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट होते हैं और लोन्स एडवांस होते हैं। सो एक ऐसा बैंक जो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, वो कब बना था? वो 1944 को बना था, जुलाई 1944 को बना था। ठीक है, तो ये है आपके 40 क्वेश्चंस। जैक बोर्ड 2023 क्लास 11 मॉडल पेपर है, इसको आप करके जाइए। ये 40 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। इसको बिल्कुल, ये 40 क्वेश्चन को आप डिटेल्ड में अच्छे से पढ़िए और एक जगह एक सीट में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़कर जाइए। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।